कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कल तो उधर विद्यालय में सुबह सुबह प्रवचन हुआ था और उन्हें इसी बात को बताया कि हम पढ़े लिखे तो खूब हो गए लेकिन समझदार नहीं हो पाए। हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। आज की शिक्षा प्रणाली इसी और हमको ढकेल रही है। उसके माध्यम से हम अपना कल्याण नहीं कर पाते। इसीलिए भारतीय संस्कृति के जो मूलभूत सिद्धांत थे उन्हीं को भुलाया जा रहा है। और कल हमने कहा था कि जन्म दिवस नहीं, आप लोग व्यर्थ डे बनाकर व्यर्थ डे को व्यर्थ कर रहे हैं। जन्म दिवस मनाओ तो ठीक, व्यर्थ डे तो मत मनाओ। केक काट रहे हैं, मोमबत्ती बुझा रहे हैं, ऐसी संस्कृति हमारी नहीं। दीप जलाओ और मोदक बांटो। और कैलाश जी झांझरी जिन्होंने पूरी लेप बनाई, वो भी उस प्रवचन से प्रभावित होकर बोले, आज पूरे बच्चों को हमारी तरफ से लड्डू बंटना चाहिए पूरे विद्यालय में। आपने, उनका भी जन्मदिन था तो वो बोले हम बिल्कुल ये नियम लेते हैं कि अब जो है ये भारतीय संस्कृति ही रहनी चाहिए। प्राचीन लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं, समझते हैं। तो जीवन में कुछ अच्छा करने हेतु आचार्य समंतभद्र स्वामी हमें उपदेश दे रहे हैं और वो आचार्य भगवान सूत्रों, उनके सूत्रों के माध्यम से हम आत्मसात कर रहे हैं। जहाँ न कोई रगड़ा है, न कोई झगड़ा, और न कोई लफड़ा है, और न कोई लड़ाई। इन्हीं सिद्धांतों पर हो सकता है। अनेकांत और साधवाद ऐसी दो ढाल है जैन दर्शन में जिसे कोई भी तलवार काट नहीं सकती। ये अनेकांत और साधवाद की ही बात है। अभी अपनी जो सुमतिनाथ भगवान की अपन भक्ति कर रहे हैं तो उसमें एक ही हर श्लोक में आ रहा है, आप एक के चक्कर में मत पड़ो। जहां एक है वहां अनेक है। जहां पर द्रव्य है वहां पर पर्याय है। जहां पर सामान्य है वहां पर विशेष है। जहां पर भाव है वहां पर अभाव है। और जहां भेद है वहां अभेद है। इनको अपन पकड़ लेंगे तो कोई लड़ाई रहेगी नहीं। इन सिद्धांतों के आधार पर ही सब मजबूर हो जाते हैं कि जैन दर्शन से बढ़कर कोई दर्शन नहीं और जैन धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। ये उनको कहना ही पड़ता है। हम नहीं बोल रहे मैंने जैन कुल में जन्म लिया इसलिए ये धर्म श्रेष्ठ है, हम नहीं बोल रहे। हम क्या कह रही, जनता कह रही। हाँ, और जैन धर्म की गंगा बह रही। जैन धर्म की बुंदेलखंड में कहावत है, धूप लगे ना ठंड और जय बाबा बुंदेलखंड। आचार्य श्री जी को बुंदेलखंड का बाबा बोलते हैं और उनके प्रति कहते हैं कि हम क्या कह रहे, जनता कह रही और विद्यासागर की गंगा बह रही। इससे ज्यादा और क्या हो रहा है, देखिए वहां पर है ही। इसलिए कल 2 श्लोक में, कल नहीं परसों अपन ने जाना कि आप एक में उन्होंने बताया
कि जहां भाव है वहां पर अभाव है, और दूसरे में बताया कि जहां सत है वहां असत भी है, विद्यमान भी है और विद्यमान नहीं भी है। अच्छा ये बताओ, नींबू खट्टा होता है या कड़वा? अच्छा, और बीज आ जाए तो? बोलो ना। अभी यहां पर उजाला है या अंधेरा? अच्छा अच्छा, बाहर से यहां उजाला कम है, उसकी अपेक्षा यहां अंधेरा है। समझ में आया? हाँ, लेकिन और अंदर जाओ, उसकी अपेक्षा यहां उजाला ज्यादा है। हर में लगाओ, ये बड़ा है या छोटा, तो उसकी अपेक्षा छोटा है, उसकी अपेक्षा बड़ा है। सब में शिखर जी पूरब में है या पश्चिम में? बोलो। अब यही यदि गुवाहाटी वाले से पूछो अभी इतनी देर में बदल गई। हाँ? हर चीज में लगेगा, कहीं पर भी लग। और यदि आपने इसको पकड़ लिया तो कहीं लड़ाई होना ही नहीं ना। घर गृहस्थी में लड़ाई जो होती है ना, वो एक चीज को पकड़ने से होती है, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बेटा हो, चाहे दौरानी जिठानी हो, चाहे सास बहू हो। एक को पकड़ लिया वहीं पे लड़ाई, और सबको ले लिया वहां पर कोई लड़ाई है ही नहीं। दो उदाहरण दिए थे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, बहुत अच्छे। जहां भाव है वहां अभाव भी है, और जहां सत है वहां असत भी है। भाव और अभाव का उदाहरण दिया था, खेनास्ति पुष्पम तरुसु प्रसिद्धम। आकाश में फूल नहीं होते, लेकिन पेड़ पर तो फूल होते हैं। भाव और अभाव। सत और असत का उदाहरण दिया था कि जहां पर क्या दिया था, तमह है, अंधकार है, वहीं पर प्रकाश भी, छाया भी। अंधकार है और प्रकाश भी है। हमने कहा था न अंधकार है न प्रकाश है। आपने एक स्विच दबाया और वहां पर उजाला हो गया, तो क्या उजाला बाहर से आया क्या? पुद्गल, बरोबर। पुद्गल परमाणु में ऐसी शक्ति होती है जो अंधकार भी, अच्छा अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है और प्रकाश भी पुद्गल की पर्याय है, तो दोनों ही पुद्गल है, इसलिए आना जाना कहीं पर भी नहीं है। आज भी उपसंहार के रूप में अंतिम कारिका इस सुमतिनाथ भगवान के श्लोक की अपन पढ़ते हैं, और जिसमें विधि और निषेध दोनों, जहां पर विधि है यानी है, वही निषेध भी बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्या है वो पहले अपन श्लोक में पढ़ते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। विधिर निषेधश्च कथंचिदिष्टो विवक्षया मुख्य गुण व्यवस्था इति प्रणीति सुमते स्तवेयम् मति प्रवेक स्तोस्तु नाथ। विधि ही, विधि यानी अस्तित्व, और निषेध यानी नास्तित्व। मतलब जहां पर अस्तित्व है भी और नहीं भी। फिर आगे कथनचित किसी अपेक्षा से, इष्टौ इष्ट है, विधि भी इष्ट है और निषेध भी इष्ट है। विवक्षया, वक्ता की जो इच्छा होती है, वक्तुम इच्छति इति विवक्षु, विवक्षया, वक्ता की जो इच्छा है उसके अनुसार मुख्य गुण व्यवस्था,
मुख्य और गौण व्यवस्था होती है। इति इस तरह इयम यह प्रणीति ही तत्व निरूपण की पद्धति सुमते है तव सुमतिनाथ भगवान आपकी है, तव आपकी है, जहां पर है भी और नहीं भी है। आपकी साड़ी कैसी है? अच्छा, उसमें हमें हरा भी नीला भी नजर आ रहा है, बोलो। लाल भी है, फिर आपने पीली कैसे? आपकी दृष्टि, वक्ता की दृष्टि में मुख्य क्या है? देखो देखो, वो नीम का बगीचा है यहाँ पीछे, संभाजी का जो ये मूर्ति लगी है, तो क्या नीम के पेड़ है क्या वहां पूरे? बोलो निर्मल जी। बबूल के भी हैं, है ना, सागौन भी है वहां पर, और भी अनेक पेड़ होंगे, लेकिन कहा क्या? नीम का बगीचा। क्योंकि ज्यादा क्या है? दृष्टि काय पे है? तो जिस चीज को बोलते हैं वो मुख्य हो जाता है, और जिसको नहीं बोलते वो गौण हो जाता है, लेकिन उसको अभी अपन बोल नहीं पा रहे। सुनते तव नाथ, हे स्वामिन, त्वाम स्तुवत में आपकी स्तुति करते हुए मुझे मति प्रवेक है, मति का उत्कर्ष प्रवेक हो, अस्तु प्राप्त होवे। बहुत अच्छा। यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके ही इस तत्व निरूपण की जो पद्धति है उसमें मुख्य और गौण व्यवस्था है। अर्पितानर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित, एक मुख्य है और एक गौण है। तो यहाँ पर मुख्य और गौण व्यवस्था, विधि और निषेध व्यवस्था आपकी ही दी हुई है, इसलिए आप सुमतिनाथ भगवान हैं। और सुमति आपकी जो यह सुमतिनाथ भगवान की जो स्तुति है वह मेरे लिए क्या हो? मेरे लिए वह मेरी मति को और ऊंचा उठाने वाली हो, गिराने वाली नहीं। सुमति, आप सुमति हैं, आप तो सुमति हैं, लेकिन हमारी मति को भी सुमति कर दो, तभी तो आपका नाम सार्थक है। इस प्रकार से वह आचार्य समंत भद्र स्वामी यहाँ पर उनसे प्रार्थना भी कर दी, अपनी बात भी कह दी कि सुमतिनाथ, आपकी स्तुति से मेरी मति में और निखार आए, और निखार। आप लोग बोलते हो ना, जब आरती करते हो तो क्या बोलते हो? पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन। कुमति का विनाश हो और सुमति का विकास हो, यही तो आपसे चाह रहे हैं, यही आपके चरणों में विनती है। इसी विनती के साथ में, क्योंकि आपका ही मत अकॉर्डिंग टू लॉजिक, तर्क के आधार पर आपका ही मत खरा उतरता है। आपके ही मत में यहां पर दिया क्रिया कारक और तत्व की सिद्धि। इसके पहले श्लोक में आचार्य भगवान ने कहा था कि आपका जो मत है सर्व क्रिया कारक तत्व सिद्धि, है ना, सुमतिनाथ भगवान, उसके पहले श्लोक में अपन ने पढ़ा था। तो उसमें आया आपके ही मत में सारे क्रिया कारक। यहाँ क्रिया कारक और तत्व का मतलब व्याकरण से नहीं अपितु तर्क से है, तर्क से। और तर्क क्या है? बहस करने का नाम तर्क नहीं, बहस करने का नाम तर्क नहीं, कारण का कार्य से संबंध होना ये तर्क है। बहुत अच्छा।
कारण का कार्य से संबंध हो जाना, ये तर्क है। आप नहीं तो कुतर्क है। आज के बच्चे कुतर्क ज्यादा करते हैं, सुतर्क नहीं, तर्क नहीं करते। आप देख लीजिए, तर्क का मतलब होता है उस बात की पुष्टि करना, लेकिन कौन सी? जिससे कार्य की संपन्नता हो। अब पता लगे कारण कुछ और है और कार्य कुछ और ही हो रहा है, तो दोनों ही गड़बड़ हो जाता है। ध्यान रखना, जैन दर्शन के अनुसार बिना कारण के कभी कोई कार्य नहीं होता। लहर उठी है तो पानी जरूर होगा। पानी में लहर उठती है, पत्थर में उठती है क्या? बोलो। तो लहर उठी है तो पानी जरूर होगा। जिस सामग्री से कार्य की उत्पत्ति होती है उसे ही यहां पर कारण माना गया है। तर्क वितर्क में न उलझकर हम श्रद्धा से काम लें, और श्रद्धा से काम लेंगे तो हमारी मति भी सुमति हो जाएगी। अगर उसमें हम तर्क वितर्क लगा देंगे तो वह मति कुमति। हाँ, श्रद्धा हो, अंधश्रद्धा नहीं। अंधश्रद्धा कभी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जिसको हम मुख्य करते हैं वह तो दिखता है और बाकी दिखते नहीं। अब दिखते नहीं, अपन ये सोचते वो है ही नहीं, जबकि है। समझ में आ रहा? हाँ, ऐसा नहीं कि वो दिख नहीं रहा तो है नहीं। मान लीजिए घड़ी है, इसके इस तरफ का हिस्सा मुझे नजर आ रहा है, इसका इधर का हिस्सा नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो वो है या नहीं है? है। इसी को इधर का हिस्सा दिख रहा है तो ये विधि और ये निषेध, ये मुख्य और ये गौण, यही चलता है। लेकिन आज इस सिद्धांत को आदमी बुला रहा है इसी कारण से। आप देखो, जब छोटे बच्चे होते हैं और उनको कोई नाटक मंच पर करना होता है ना, आपके इधर, तो जो नाटक में जिसका पात्र है, रोल है, वो ही आते हैं। और दूसरा आ जाता है तो क्या करते हैं? हमारी रामलीला चल रही हो और रावण को लास्ट में आना है और वो पहले ही आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अभी राम और सीता का रोल है, फिर बाद में रावण का रोल आएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग होता है, उसी के अनुसार होता है। जिस समय जिसकी सामने कह रहे हैं उसी को आप पकड़ो, दूसरे को पकड़ने की बजाय। यहाँ पर पद्यानुवाद में भी आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, नास्तिपना और अस्तिपना है, इष्ट कथंचित यही सही, वक्ता के कथनानुसार ये मुख्य गुण हो कभी नहीं कहीं। तत्व कथन की सही प्रणाली, सुमति नाथ प्रभु तव प्यारी, स्तुति करती है तव मम मंदामति, अमंद हो सुख प्याली। मेरी मति मंदमति है, वह अच्छी अमंदमति हो जाए, मंदमति से हटकर ऐसी भावना के साथ में आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया कि न है, न है विनय प्रमुख, न है विनय प्रमुख है मोक्ष मार्ग में। समझ में आया? विनय और न, तो न को प्रमुख मत बनाओ, विनय प्रमुख है मोक्ष मार्ग में। हम क्या करते हैं, न को पकड़ लेते हैं, प्रमाण को भूल गए। प्रमाण सकलादेशी होता है, न वितलादेशी आता है। न वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है और प्रमाण समस्त वस्तु को ग्रहण करता है। आप प्रमाण को पकड़ो ना, न को क्यों पकड़ रहे हो? न में विनय नहीं है, इसलिए न है, विनय प्रमुख है।
विनय को प्रमुख पकड़ो। जिस बात की बात कह रहे हैं उसके अनुसार अभी हम स्वयंभू स्त्रोत पर प्रवचन कर रहे हैं, तो ये प्रमुख हो गया। बाकी है या नहीं है? क्या है? सुबह दूसरी क्लास चलती है आपके लिए, तो शाम को हम दूसरा दे रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये इस प्रकार से मोक्ष मार्ग में हमको इस सब को साथ लेके चलेंगे। विधि निषेध, मुख्य गौण, सामान्य विशेष, है न, भेद अभेद आदि को, तो अपना वह मोक्ष मार्ग सरल हो जाएगा, आगे तक चले जाएंगे। चले, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की। तीर्थंकर बनना है, तीर्थंकर के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना है, वो भगवान बनने की हैसियत को अपने आप में लेके आना है। और उस भगवान बनने की कला पर अपनी चर्चा चल रही है। कैसे भगवान बना जाएगा, कैसे भगवान के बाजू में बैठा जाएगा? तो उसके अपन ने जो 7 बिंदु बनाए हैं। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो जीवन को बोलो ना, निर्दोष, आपको याद हो जाना चाहिए, निर्दोष बनाना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, और तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। कल अपन ने चर्चा करी थी, 4 बातें कल अपन ने करी थी, क्योंकि पहला बिंदु चल रहा है अपना, तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। और उस हिंसा के तांडव को लेते हुए हमने आप लोगों के बीच में बात रखी थी कल कि आप जो बच्चों के लिए हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बूस्ट, प्रोटीनेंस, माइलो, न्यूट्रिशिला या मदर हॉर्लिक्स, जूनियर हॉर्लिक्स, वीवा, माल्टोवा, बॉर्नविटा, सेरेलैक, ये जितनी चीज़ें आप दे रहे हैं इनमें क्या है? ई नंबर है। और ई नंबर मतलब, ई नंबर की परिभाषा आपको बता दी थी। वो ई नंबर जो किससे बना हुआ है? वो जो कत्ल खानों के जो सड़ा हुआ मांस है, वो सड़ा हुआ फेंकने वाले मांस, इन सब के सब आपके बॉर्नविटा, सेरेलैक आदि में वो ई नंबर डलते हैं, और वो ई नंबर से आप बचें। और मैंने आपको वो भी बता दिया था 2-3 तरीके किस प्रकार से आप घर में ये सब तैयार कर सकते हैं। और फिर आपके बीच में कल मैंने रखी थी दूध की बात। वो दूध कैसे बन रहा है? मेलेमाइन जो एक पदार्थ है जो कि दूध के जैसा सफ़ेद होता है, जिससे टाइल्स बनती थी, जिससे मार्बल बनता था, जिससे कलर किया जाता था, वो मात्रा उसमें मिलाई जा रही है, और उसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। वो पूरा आपको बताया दिया था। वो एक प्रकार का जहर है। 1 माइक्रोग्राम भी अगर आपके अंदर जाता है तो वो आपकी किडनी को अफेक्ट करता है, आपके लीवर को समाप्त करता है। उसकी बात भी कल आप लोगों के सामने मैंने रख दी थी। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एक सच, जिसे आप समझते थे शक्कर के ऊपर नींबू का रस सुखाया, नहीं, नींबू की टाटरी का विषय में बताया था। वो नींबू की टाटरी नहीं है, वो तो जीवों का भंडार है, असंख्यात जीवों का शरीर है। अगर आप वो खा रहे हैं तो मल खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? मल, क्योंकि वो खाते हैं जीव, और हजारों जीव खाते हैं और अपना मल करते हैं, मीठा खाते हैं। वो शक्कर की चाशनी जो सड़ी हुई होती है वो जीव खाते हैं, और फिर खाने के बाद मल देते हैं, और वो मल से ही वो टाटरी बनती है। और टाटरी शुद्ध, मतलब बिल्कुल मान के चलना पूरी अशुद्ध है और जीवों का भंडार है। और फिर उसके बाद कल आपसे मैंने होम्योपैथी औषधि की बात करी थी। 9 औषधियाँ आपको बताई थी जो वैसे तो सभी औषधियों में लगभग अल्कोहल मिलता है, और लेकिन 9 औषधियाँ जो आपको मैंने बताई थी रिसर्च वर्क से, कि खटमल से पहली, चींटी से दूसरी, मक्खी से तीसरी, अंडे की पोले भाग से चौथी, मकड़ी से 5वीं, और कामले सांप की विष से 6वीं, और कटल मछली के रस से 7वीं, और मेंढक के विष से 8वीं, और जीवल, तिलचट्ट, कॉकरोच
उनसे 9वीं। ये 9 प्रकार की औषधियाँ आपको बताई थी जो होम्योपैथी में चलती है। इनके माध्यम से इसके पूरे 9 नाम भी बहुत अच्छे से खोले थे। आगे का अपन विषय बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है तो ये 9 के 9 आपको बताए थे। अगर थोड़ी बहुत भी अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं तो इनसे आप बचने का प्रयास करें, बहुत अच्छी बात है। और अपन इस हिंसा के तांडव को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैं एक बात रख रहा हूँ जो आप लोगों की उंगलियों में, जो आपके गले में लटकी रहती है, वो है मोती। आप लोग मोती की मालाएं पहनते हैं, मोती के नेकलेस पहनते हैं, मोती की अंगूठी पहनते हैं, मोती के कड़े पहनते हैं। क्या कभी सोचा ये मोती कैसे बनता है और किस प्रकार से आप लोगों के बीच में ये मोती आ रहा है? इस मोती की हकीकत आपके बीच में रखना चाहूँगा। मोती के निर्माण में एक कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का कैसा प्रयोग किया जाता है? सीप होता है, और सीप मतलब आप समझते हैं कौन सा इंद्रिय जीव है? 2 इंद्रिय जीव है सीप। सीप को कितने इंद्रिय जीव माना? सीप, शंख आदि 2 इंद्रिय जीव है। अब वो जो 2 इंद्रिय जीव है, जो सीप है, वो 2 इंद्रिय जीव है, और उस 2 इंद्रिय जीव सीप में वो कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट डाला जाता है जो विषैला होता है। उसके माध्यम से उसके अंदर आइस्टर नामक एक जीव बोला जाता है, विदेशी लोगों ने उनका नाम आइस्टर रखा है। उस जीव को क्या होता है? समाप्त किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, उसको मारा जाता है, और फिर उसके बाद उसमें से वो कृत्रिम मोती जो है वो निकलता है। और वो जो मोती तो ठीक है, मोती निर्माण आपने वो कर दिया है। अब मोती निर्माण में, अब ये तो हो गया ओरिजिनल मोती, लेकिन अब उसके कारण जो हम तो महाराज जी नकली मोती ले रहे हैं, इतना कहाँ मिल रहा होगा? मिलता ही नहीं है ना। आप लोगों की धारणा ये होगी ओरिजिनल तो कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है, बहुत महंगा आता है। बिल्कुल सही है, आप लोग ओरिजिनल ले भी नहीं पाते हैं, बहुत महंगा भी होता है। अब 50-100 रुपये, 200-500 रुपये के नेकलेस में ओरिजिनल मोती कहाँ से डलेगा? बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है, होगा भी नहीं, मैं भी स्वीकार करता हूँ, ठीक। लेकिन मैं आपके सामने वो हकीकत रख रहा हूँ कि अब वो मोती तो नकली है, अब वो नकली मोती कैसे बना? क्या कभी उस पर आप पहुँचे? कभी आपने विचार किया कि जिन जगह पर वो मोती बन रहा है वहाँ जाकर देखें कि नकली मोती असली जैसा लग रहा है तो इसमें क्या डाला गया है कि इसमें असलियत दिख रही है? इसका नकलीपन छुपाया कैसे जा रहा है? जो है तो प्लास्टिक, लेकिन आपके हाथ में आने के बाद आप पहचान नहीं सकते हो कि ये ओरिजिनल है कि नकली है। कत्थे के विषय में मैंने आपको बताया था कि कत्थे को आप, वो पान वाला जिसका जीवन पान में हो गया, वो भी नहीं पहचान सकता है ये कत्था ओरिजिनल है कि वो कत्था नकली। ऐसे ही एक अच्छा सुनार भी नहीं पहचान पाता है कि ये मोती नकली है, ये मोती असली है। असली मोती में तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 इंद्री की जान जा रही है, छम में है, 2 इंद्री का ही मरण हो रहा है, छम में है, कोई बात नहीं। लेकिन जो नकली मोती, जो आप मोस्टली 95-99% लोग नकली मोती ही पहन रहे हैं, उस नकली मोती पर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा उसमें 1 इंद्री नहीं, 2 इंद्री नहीं, उसमें तो सीधे सीधे पंचेंद्रीय जीवों का घात हो रहा है। पंचेंद्रीय जीव, आप समझना, उनका घात इसमें हो रहा है। कैसे महाराज जी? पंचेंद्रीय, हम पहन मोती रहे हैं और आप पंचेंद्रियों को मार रहे हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात आपके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि जो मोती है, अब वो जो मोती है, उस मोती के ऊपर क्या है? अब एक परत चढ़ी हुई है। वो परत कैसे बनती है? तो कहते हैं कि मोती निर्माण के लिए क्या किया जाता है? उस मोती निर्माण के लिए जो मछलियां होती है, उन मछलियों के चमड़े का छील का उपयोग किया जाता है। सुनना ध्यान से, बिल्कुल परफेक्ट बात रख रहा हूँ, मन घड़ंत बात नहीं रख रहा हूँ, कि उन मोतियों के लिए, मोती जैसी नकल बनाने के लिए मछलियों का जो चमड़ा होता है, वो जो चमड़ा होता है उसका छिलके का उपयोग किया जाता है, छिलके को निकाला जाता है। इतनी बेरहमी से उन मछलियों से, जिंदा मछलियों से वो छिलका, उनका चमड़ा निकाला जाता है। थोड़ी अपनी चमड़ी निकाल के तो देखना, जो आपकी चमड़ी है, कोई उखाड़े, बताए तो सही। बाल तो हर कोई उखाड़ सकता है, कोई बात नहीं, महाराज जी भी उखाड़ लेते हैं, लेकिन चमड़ी उखाड़ना है में कितना कष्ट होता होगा, कितनी तकलीफ होती होगी, विचार तो करना। चमड़ी उखाड़ते हैं, वो चमड़ी उन मछलियों की मारते नहीं है उसे, वो चमड़ी वो मार देंगे, वो चमड़ी में वो तत्व खत्म हो जाएगा। जिंदा मछलियों की चमड़ी निकाली जाती है। सुन रहे कान खोलकर? जिंदा मछलियों की चमड़ी निकाली जाती है। क्यों महाराज जी?
क्योंकि वो मरण करने के बाद उसकी उस चमड़ी में जितना रस उन्हें चाहिए उतना रस नहीं मिल पाता, लेट नहीं करते वो तो जो जीवित मछली है उस जीवित मछली के साथ ही प्रयोग करते हैं और जीवित मछली की क्या करते हैं, वो चमड़ी निकालते हैं और फिर चमड़ी को निकालने वाले तो चमड़ी निकाल ली और चमड़ी निकालने के छिलका को कूट कर पीस कर उसका रस निर्माण होता है, उसका कलर बनता है और रस का निर्माण करके और उस कलर का निर्माण करके कांच की मणियों पर या प्लास्टिक की मणियों पर लगाकर उसे मोती जैसा बनाते हैं। ये वास्तविकता है नकली मोती की। उसमें 2 इंद्रिय जीव मर रहे हैं, लेकिन आपके 500,000 रुपए के नेकलेस में, आपके वो कड़े में वो जो मोती डले, इसलिए ध्यान रखना मोती का, नकली मोती का भी त्याग कर देना। असली का तो ठीक है, पहले नकली का त्याग करना जो आपके पास है। वो नकली मोती पंचेंद्रीय जीव के मरण से, घास से, और कैसे जिंदा जीव की चमड़ी निकाली जाती है और उसको कूट पीस कर उसका रस बनाया जाता है और वो रस उन पर चढ़ाया जाता है, कांच के ऊपर और प्लास्टिक के ऊपर। मैंने आप लोगों के सामने, क्योंकि हिंसा के तांडव की बात अपनी चल रही है, वो रख दिया। अगर थोड़ा बहुत भी आपके मन में दया है, दया से आप अधिभूत हो, तो कभी भी ध्यान रखना, ना नकली और ना असली। असली तो फिर भी ठीक है, लेकिन नकली तो बिल्कुल मत पहनना। जो बिल्कुल मोती जैसा दिखता है वो वैसे ही बनता चला जाता है, वैसा ही बनता है। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहते हो मेरी बात का परीक्षण करना, तो जहाँ पर बनता है वहाँ जाकर आप पता कर लेना कि कैसे ये बनता है, किस किस तत्व को इसमें मिलाया जाता है और बनाया जाता है। मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, 8-10 दिन 15 दिन हो गए महाराज जी, त्याग कितनी चीज़ त्याग कराओगे आप, कहाँ कहाँ की बातें ला के आप बताते हो, यहाँ से वहाँ से तो मैं ढूंढ के तो ला रहा हूँ, जहाँ से भी ला रहा हूँ, गलत न्यूज़ नहीं ला रहा हूँ। आप लोगों की जानकारी में सब कुछ सत्य बताते जा रहा हूँ। अब मैं जाते जा रहा हूँ, चीज़ें मिलते जा रही और मैं आपके पास रख रहा हूँ। प्रवचन 1 दिन का था, लेकिन 15 दिन हो गए लगभग। हिंसा के तांडव नृत्य को 15 से 20 दिन हो गए होंगे। हिंसा के तांडव को बताते जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में 20 दिन हो गए। एक ही बिंदु से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या करें। अब अगली बात रख रहा हूँ आपके सामने, वो भी आपको लगेगा, लेकिन मैं वो भी सत्य रख रहा हूँ। बच्चों लोगों के काम की बात है। बच्चे लोग बहुत खेलते हैं एक गेम, मैंने भी खेला है, खूब खेला है। वो कौन सा गेम हैगा, वो जो बैडमिंटन होता है ना, उसमें वो रहती है शटल कॉक, चिड़िया बोलते थे हम उसको, कॉक बोलते हैं उसको। उस काक की असलियत आप जाने, वो बैडमिंटन के साथ वो खेल में शटल काक बोला जाता है। उस काक में क्या होता है, वो जो काक है, उस काक, अगर आप महंगी वाली काक खरीदेंगे, कुछ प्लास्टिक की होती, कुछ ऐसी होती है, उस काक में चिड़ियों के पंख लगाए जाते हैं। वो चिड़ियों का पंख है, विचार करना। वो चिड़ियों के पंख लाखों बतखों को मारकर बनाया जाता है, लाखों बतख मारे जाते हैं उन बतखों के माध्यम से, क्योंकि उन बतखों की जो पंख होते बड़े मुलायम होते हैं और बहुत हल्के होते हैं। तो उन हल्के बतखों को मारा जाता है और उनके पंख निकाले जाते हैं, उन पंखों को उस पर चढ़ाया जाता है। बताओ तो सही। और इसके पीछे भी पेंदी होती है। वो जो पेंदी है, उस पेंदी में जो कॉक्स लगा होता है, वो जो कॉक्स है उसमें चमड़े को लपेटा जाता है और फिर चमड़े को लपेटने के बाद पंखे के धागे से, मतलब जो इसको पंखों को जो है वो धागों से बांधने के लिए जिलेटिन का प्रयोग होता है। जिलेटिन का घोल चढ़ाया जाता है, जिसके लिए हजारों पशुओं को की हत्या, क्योंकि जिलेटिन की परिभाषा तो मैंने पहले ही बता दी थी। जिलेटिन मीन्स क्या, जिलेटिन का मैंने पूरा आपके सामने रखा था। कोई याद है, नहीं याद है जिलेटिन? जिलेटिन क्या कहलाती है वो बताया था मैंने जिलेटिन के विषय में। कोई बताएगा कि सब भूल गए, आई गई हो गई? पहला प्रवचन ही जिलेटिन से प्रारंभ किया था मैंने। जिलेटिन मतलब जानवरों की हड्डियां, त्वचा और रेशे को उबाला जाता है और उस उबालने के बाद जिलेटिन बनती है और जिलेटिन को उसमें प्रयोग किया जाता है। किसमें? वो धागे को उसको पैक करने के लिए, बनाने के लिए। विचार करना आप, वो तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता तो ये रख रहा हूँ। ये सब तो हो गया, जीव तो मर रहे हैं, लेकिन अगर आप पंख आदि जीवों के इस प्रकार से रख रहे हैं
तो वो वास्तु का दोष है बहुत बड़ा आपके घरों में। वो जो रखिए कॉक, शटल कॉक, जो क्या कहते, शटल कॉक ही बोलते हैं ना उसको, ये कॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुद्दी। मैं तो सीधी सीधी बात बोलूँ, मैं जो बोलता था फुद्दी बोलते थे हम उसको, तो वो इंग्लिश में कहा उस समय तो फुद्दी बोला जाता था, तो वो फुद्दी रखी जाती थी। वो फुद्दी बहुत अशुभ है, अगर घरों में रखी है तो नकारात्मकता को देती है। और फिर उसके बाद वो अपन सीधे सीधे चमड़े को हाथ में लगाते हैं, हाथ में रखते हैं और उससे खेलते हैं, और बच्चे खेल भी रहे। नहीं, ऐसा कोई गेम, ऐसा कोई भी खेल अपने बच्चों को उससे प्रोत्साहित नहीं करें, बिल्कुल नहीं करें, जिसमें हजारों लाखों बतखों की जान जा रही है, जिसमें पेंदी में भी चमड़ा लगा है। उस चमड़े को लगाने के बाद जो है वो धागे को जो बांधा जाता है, उस बांधने में जिलेटिन लगाई जा रही है, उसमें हजारों पशुओं को मारा जाता है। क्यों ऐसी वस्तु से हम अपने बच्चों को ऐसे गेम खिलाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत भी जागरूकता है, थोड़ी बहुत भी आपके अंदर मन में मानसिकता है, अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी हमारे बच्चों को आप शटल कॉक का त्याग कराएं। शटल कॉक के अलावा भी बहुत सारे दूसरे भी अच्छे अच्छे गेम्स हैं जो खिला सकते हैं, नहीं तो उसमें आपका समर्थन होगा। अगर आप बच्चों को खिलाते हैं, दिलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं शोर, तो इसमें आपका समर्थन होता चला जाएगा। तीसरी बात आपके बीच में रख रहा हूँ, पहली मोती की बात रख दी आज, दूसरी शटल कॉक की बात आपके बीच में रख दी, और तीसरी आपके बीच में रख रहा हूँ कि घी, लगभग मार्केट में जितना घी मिल रहा है वो घी कृत्रिम घी मिल रहा है। वो जो अभी आप घी आप ले रहे हैं, उस घी में अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी रिसर्च वर्क सामने आए हैं, और उन सब रिसर्च वर्क में यही कहा गया है कि ये जो जितना भी कृत्रिम घी मिल रहा है, उन घीमों में पूर्ण रूप से जानवरों की चर्बी और रिफाइंड तेल का होना पाया गया है, जिसमें बहुत ऐसी बात बता रहा हूँ कि जिसमें जर्मन की कंपनी है, उसने एक ऐसा एसेंस तैयार किया है, ऐसी खुशबू तैयार की है कि वो अगर डाल दी जाती है तो उसके डालते ही आपको क्या, वो जो पदार्थ है वो घी जैसी महक, घी जैसी सुगंध देगा। उसकी महक क्या लगेगी? शुद्ध घी लगेगी कि ये तो घी है, लेकिन वास्तविकता में वो घी नहीं है। जर्मन की कंपनी ने एसेंस तैयार किया है, और वो चर्बी, वो रिफाइंड तेल का बचा हुआ लुद्दा जो बचता है, जो फेंकने के योग्य होता है, वो उसमें सब कृत्रिम घी में डाला जाता है। विचार तो करो आप, एक कृत्रिम जो घी बन रहा है, और लगभग इतना में आप इतनी वो घी आपके कभी दिमाग में नहीं आता है कि घी इतना महंगा, कभी अभी बुद्धि नहीं लगाई आपने कि सामान्य से हम दूध मिल रहा है 50 रुपये किलो, 60 70 80 रुपये किलो, उसका हम घी बनाएंगे, उस घी की क्या प्राइस पड़ेगी, कितना वो महंगा पड़ेगा, है ना। अब वो व्यक्ति आपको डब्बा भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और उससे कम पैसे में दे रहा है, तो कैसे दे रहा है? ये क्यों नहीं आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा है कि वो जो घी अपने को इतना पैक करके, इतना सुंदर पैकिंग रहती है, उसकी उस सुंदर पैकिंग में आपके बीच में रख देता है, और बहुत सारी गायें बन जाती है, और पीला कलर दिखता है, और कम पैसे में दे रहा है, और जब प्रैक्टिकली है ही नहीं, कम पैसे में देने योग्य ही नहीं है, क्यों बन रहा है, क्या बन रहा है? वो कृत्रिम घी है, वो जो है बनाया हुआ घी है, उसमें हिंसात्मक पदार्थ डाले गए हैं। वो घी हिंसात्मक तो है, लेकिन आपके शरीर को भी अस्वस्थ करेगा, आपके तन को भी वो क्या कर देगा? गंदा और मैला कर देगा। क्यों ऐसे? और आपको बताएं, उसमें ई नंबर की बहुत सारी चीज़ें भी डलती हैं, जो आपको बताया था हमने कि अब उसमें लिसापन लाने के लिए, उसकी उम्र को बढ़ाने के लिए, वे सब तत्व भी डलते हैं ई नंबर वाले, जो कि फास्ट फूड में आपको पूरी उसकी परिभाषा व्याख्या आप लोगों के बीच में रखी थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।